स्वागत है दोस्तों। आज के मुख्य समाचार में आज देश और दुनिया से कई अहम और बड़ी खबर आ रही है। बात करेंगे हर खबर पर विस्तार से। वन नेशन वन इलेक्शन बिल जेपीसी ही नहीं संसद में भी अटका। वन नेशन वन इलेक्शन बिल वजह है नंबर गेम। एक और बड़ी अपडेट, बड़ी खबर, विपक्षी सांसदों का संसद परिषद में गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ प्रदर्शन, अम्बेडकर के अपमान का आरोप। एक और बड़ी अपडेट, मुस्लिमों को लेकर विवादित बयान देने का मामला सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम के सामने, जस्टिस शेखर यादव हुए पेश। फटकार के बाद की नसीहत, इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे। बीजेपी वाले राज्यसभा को भी भंग करने की मांग करें, तुरंत कराए जाए चुनाव। अखिलेश यादव का बड़ा बयान, इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे। अमित शाह ने किया बड़ा ऐलान, हर राज्य में लागू होगा यूसीसी। तो चलिए देख लेते आज की पहली बड़ी खबर। वन नेशन वन इलेक्शन जेपीसी ही नहीं संसद में भी अटका। वन नेशन वन इलेक्शन बिल वजह है नंबर गेम। जी हां दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल के सबसे महत्वाकांक्षी बिल वन नेशन वन इलेक्शन को लोकसभा में स्वीकार कर लिया गया है। ये पहली चुनौती थी जिसे इस बिल ने पार कर लिया है, लेकिन इस बिल का कानून बनना अब भी बेहद मुश्किल है और इसकी वजह है बीजेपी का नंबर गेम, जो ना तो लोकसभा में है और ना ही राज्यसभा में। आपकी जानकारी के लिए बता दें, लोकसभा और राज्यसभा में बीजेपी का बहुमत होता तब भी इस बिल का अटकना तय था। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस महत्वाकांक्षी बिल को वन नेशन वन इलेक्शन बिल कहिए या एक देश एक चुनाव बिल, ये बिल कोई सामान्य बिल नहीं है, बल्कि लोकसभा और राज्यसभा से साधारण बहुमत से पास करवा लिया जाए और फिर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद इसे कानून बना दिया जाए। ये बिल एक संविधान संशोधन बिल है जिसका पूरा नाम है संविधान 129वां संशोधन बिल 2024, जिसे आम फहम भाषा में कहा जा रहा है कि एक देश एक चुनाव विधेयक या वन नेशन वन इलेक्शन बिल। अब चूंकि यह बिल संविधान संशोधन बिल है तो इसे लोकसभा और राज्यसभा में साधारण बहुमत से पास नहीं करवाया जा सकता, बल्कि इसके लिए 2/3 बहुमत की जरूरत होती है और 2/3 बहुमत तो बीजेपी के पास ना तो लोकसभा में है और ना ही राज्यसभा में। इसे थोड़ा और विस्तार से समझिए। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि लोकसभा में सांसदों की कुल संख्या है 543। 2/3 बहुमत के लिए 362 सांसदों का समर्थन चाहिए होता है। बीजेपी के अपने कुल 240 सांसद हैं। एनडीए के सभी घटक दलों के सांसदों को जोड़ने के बाद भी बीजेपी के पास नंबर 292 होता है, यानी कि बीजेपी के पास लोकसभा में इस बिल को पास करवाने के लिए अब भी कम से कम 70 सांसदों का समर्थन चाहिए और वो समर्थन फिलहाल बीजेपी को मिलता नहीं दिख रहा है। इसी तरह राज्यसभा में भी ऐसी ही कहानी है। राज्यसभा के सदस्यों की कुल संख्या 243 है। 2/3 बहुमत के लिए 162 सांसदों का समर्थन चाहिए, जबकि बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए के पास राज्यसभा में सांसदों की कुल संख्या 112 है। 6 मनोनीत सांसद हैं और उनको लेकर संख्या होती 118। फिर भी राज्यसभा में बीजेपी के पास 44 सांसद कम है। ऐसे में इस बिल का अटकना तय है। फिलहाल बिल जेपीसी के पास भेजा गया है, तो हो सकता है कि जेपीसी में चर्चा के दौरान बीजेपी कुछ विरोधी दलों को अपनी ओर मिला ले और इस बिल पर कुछ और भी सांसदों को पक्ष में वोट देने के लिए राजी कर ले, लेकिन तब भी बीजेपी 2/3 बहुमत का नंबर गेम से बहुत दूर नजर आ रही है। चलिए अगली खबर, बड़ी खबर, विपक्षी सांसदों का संसद परिसर में अमित शाह के खिलाफ प्रदर्शन, अम्बेडकर का अपमान का आरोप। जी हां, आपकी जानकारी के लिए बता दें, जिस तरह से अमित शाह ने अम्बेडकर जी के बारे में बात की वो बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है। बता दें कि संविधान पर बहस के दौरान राज्यसभा में केंद्रीय गृह मंत्री के भाषण पर कांग्रेस सांसद और महासचिव संगठन केसी वेणुगोपाल ने कहा कि जब भी संसद में चर्चा होती है तो उनका एकमात्र लक्ष्य पंडित नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और राहुल गांधी पर हमला करना होता है। उन्हें ऐसा करने दें, हम इसका सामना करेंगे। लेकिन कल दुर्भाग्य से जिस तरह से उन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में बात की वो हमारे लिए चौंकाने वाला था। भारत के लोग मानते हैं कि अंबेडकर जी संविधान के पीछे स्तंभ है। जिस तरह से अमित शाह
ने अम्बेडकर जी के बारे में बात की वो बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है। चुनाव में वोट हासिल करने के लिए वो अम्बेडकर अम्बेडकर कहते थे। सदन के दोनों सदनों में विपक्षी सांसदों ने हंगामा किया। विपक्ष का कहना है कि राज्यसभा में संविधान पर चर्चा के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने अम्बेडकर का अपमान किया। ऐसे में सरकार उनके बयान पर माफी मांगे। इस मुद्दे पर दोनों सदनों की कार्रवाई शुरू होते ही विपक्षी सांसदों ने जोरदार हंगामा किया, जिसके बाद दोनों सदनों की कार्रवाई दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी गई। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी समेत विपक्षी सांसदों ने संविधान पर बहस के दौरान राज्यसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के भाषण के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। सांसदों ने आरोप लगाया कि केंद्रीय गृह मंत्री ने अपने भाषण में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान किया। चलिए अगली खबर, मुस्लिमों को लेकर विवादित बयान देने का मामला सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम के सामने जस्टिस शेखर यादव हुए पेश। फटकार के बाद मिली नसीहत। जी हां दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, विश्व हिंदू परिषद विहिप के कार्यक्रम में कथित तौर पर विवादास्पद बयान देने वाले इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश शेखर कुमार यादव मंगलवार को उच्चतम न्यायालय के कोलेजियम के समक्ष पेश हुए। सूत्रों ने ये जानकारी दी। सूत्रों के अनुसार यादव प्रधान न्यायाधीश संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली कोलेजियम के समक्ष पेश हुए और इस दौरान उनसे दिए गए बयानों पर अपना पक्ष रखने को कहा गया। बता दें कि शीर्ष अदालत ने 10 दिसंबर के बयानों पर आधारित खबरों का संज्ञान लिया और इस मुद्दे पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय से रिपोर्ट मांगी। एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि उच्चतम न्यायालय ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति शेखर कुमार यादव द्वारा दिए गए भाषण पर अखबारों में छपी खबरों का संज्ञान लिया। उच्च न्यायालय से विवरण और जानकारियां मांगी गई हैं तथा मामला विचाराधीन है। बता दें कि निर्धारित मानदंडों के मुताबिक किसी न्यायाधीश के खिलाफ किसी विवादास्पद मुद्दे पर उच्चतम न्यायालय के कोलेजियम द्वारा संबंधित उच्च न्यायालय से रिपोर्ट मांगी जाती है तो भारत के प्रधान न्यायाधीश की अध्यक्षता वाले शीर्ष न्यायालय के कोलेजियम के समक्ष उन्हें अपना पक्ष रखने का अवसर दिया जाता है। 8 दिसंबर को विहिप के कार्यक्रम में न्यायमूर्ति यादव ने अन्य बातों के अलावा कहा कि सामान्य नागरिक संहिता का मुख्य उद्देश्य सामाजिक सद्भाव, लैंगिक समानता और धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा देना है। वो इलाहाबाद उच्च न्यायालय में विहिप के विधिक प्रकोष्ठ और उच्च न्यायालय इकाई के प्रांतीय सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे।